हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। मैं 3 चैप्टर कंप्लीट करा चुकी हूँ आपको। आज हम नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं जैव विकास। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके मेरी सारी वीडियो देख सकते हो, जहाँ मैं साइंस के सारे चैप्टर कंप्लीट करा रही हूँ। जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, एसएससी है, यूपीएसआई है, जूनियर टेट है और आपका सुपर टेट है, सी टेट, यूपी टेट में जो साइंस के आपको क्वेश्चंस कराऊंगी, इससे बाहर कहीं नहीं जाएंगे। बस 1-2 बार आप मेरी वीडियो देख लीजिए, आपको सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अब। हाँ, तो हम जैव विकास, आपका 4th चैप्टर है। जैव विकास में आपका ये है, डार्विन के विकास का सिद्धांत के अनुसार सबसे पहले विकास का सिद्धांत किसने दिया था? वो डार्विन ने दिया था। ये आपको याद करना है। इससे मतलब ये ऐसा ही पूछा, जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया था? वो डार्विन ने दिया। इसके आगे हम पढ़ेंगे डार्विन के विकास के सिद्धांत के अनुसार जिराफ की लंबी गर्दन पीढ़ी दर मतलब जो जिराफ की लंबी गर्दन क्यों होती जा रही है? आपने देखा होगा बहुत साल पहले, जो बहुत ज़माने पहले, कि जो जिराफ थे उनकी गर्दन छोटी हुआ करती थी। फिर पेड़ पौधे, वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ का जैसा मौसम है, वो वहाँ के जो पेड़ पौधे थोड़े लंबे होते गए, जो पत्ते थोड़े ऊपर होते गए, उन्होंने गर्दन ऊपर करके देखना शुरू कर दिया। वहाँ से उन्हें पत्ते खाने के लिए गर्दन ऊपर करनी पड़ी। इस तरीके से उनकी गर्दन में खिंचाव आने लग गया। इस धीरे धीरे उनकी गर्दन पीढ़ी दर पीढ़ी थोड़ी लंबी से लंबी गर्दन होती गई उनकी। इस तरीके, जैसे इसमें बोला गया, पीढ़ी दर पीढ़ी ऊंची पेड़ों के पत्तों पहुंचने के लिए उन्होंने सतत प्रयास करते रहे, कंटिन्यूसली आपको ट्राई करते रहे, जिससे उनकी जो गर्दन थी वो लंबी हो गई। डार्विन के विकास के सिद्धांत के अनुसार उन्होंने कोशिश की उनकी जो पत्तों तक पहुंचने के लिए। धीरे धीरे उनकी गर्दन में खिंचाव आया, पीढ़ी दर पीढ़ी धीरे धीरे उनकी गर्दन लंबी हो गई। आपको समझ में आएगा डार्विन विकास का सिद्धांत किसने दिया है? डार्विन ने। अब आता है योग्यता की उत्तरजीविता की संकल्पता का समर्थन सबसे पहले किसने किया था? योग्यता की उत्तरजीविता का डार्विन ने ही किया था। इसने विकास का सिद्धांत भी दिया था और उन्होंने योग्यता की उत्तरजीविता का भी संकल्प दिया था, का समर्थन किया था। डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिनल ऑफ द स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी? 1859 में। ये कई बार क्वेश्चन आया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा। डार्विन की एक पुस्तक का नाम क्या है? ऑन द ओरिजिनल ऑफ द स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी? पुस्तक का नाम भी पूछा जा सकता है आपसे। पुस्तक का नाम क्या है और कब प्रकाशित हुई थी? 1859 में प्रकाशित हुई थी। अब आगे चलते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कौन सा पौधा चुना था? मेंडल ने मटर चुना था। इस आपको पता होगा कि कौन सा पौधा चुना था? मटर चुना था। जैव विकास के पक्ष में किससे प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है? मतलब ओरिजिनलिटी किससे मिलती है? जीवाश्म से मिलती है। किससे प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है? जीवाश्म से। आपको याद रखना है। बिना बीज के फलों को विकसित करने की विधि को क्या कहते हैं? बिना बीज के फलों के, जिसके जो फल होते हैं उसके अंदर बीज नहीं होते, उस फल को विकसित करने की विधि को क्या कहते हैं? टिश्यू कल्चर कहते हैं। आपको याद करना पड़ेगा, टिश्यू कल्चर कहते हैं। बिना बीज के फलों को विकसित करने की विधि को क्या कहते हैं? टिश्यू कल्चर। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको सिर्फ वही कराऊंगी। पृथ्वी पर सबसे पुराना जैव कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे पुराना जैव क्या है? नील हरे शैवाल हैं। इनको सबसे पुराना जीव कहा जाता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने आपको ऊपर बता चुकी थी, 2-3 बार क्वेश्चन इसलिए डाला जिससे आपको ये रट जाए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा बार आता है, हर टाइप के एग्जाम में आता है। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? डार्विन ने किया था, जैसा कि मैं आपको पहले ऊपर बता चुकी हूँ। अब आता है ये विकासवाद का। अब जैव विकास का सर्वप्रथम किसने समझाया था? ये सिद्धांत दिया था डार्विन ने, और जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया किसने था? लेमार्क ने समझाया था। किसने समझाया था? लेमार्क ने समझाया था। अब आता है विकास का उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? विकास का उत्परिवर्तन का सिद्धांत होगो डी ब्रिज ने किया था। होगो डी ब्रिज ने किया था। आपको ये तीन है, आपके ये जो राइटर्स हैं वो आ गए साइंटिस्ट। विकासवाद का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। जैव विकास को सबसे समझाया किसने था? लेमार्क ने समझाया था। और विकास का उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? होगो डी ब्रिज ने दिया था। आपको याद रखना पड़ेगा ये। हाँ, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों
का लोप हो जाने का स्पष्ट, मतलब सांप में जो उसके अंग थे, पहले पैर हुआ करते थे सांप के, आपको शायद याद नहीं है, तो वो क्यों हो गए, मतलब क्यों वो उनके पैर लोप हो गए, मतलब नष्ट हो गए धीरे धीरे, क्यों खत्म हो, विलुप्त तो क्यों हो गए? क्योंकि उन अंगों का प्रयोग नहीं था, मतलब वो धीरे धीरे उनका मतलब प्रयोग खत्म हो गया तो वो लोग खत्म होते गए। अगर उनका उपयोग होता तो वो यूज होते। हमारे अंदर भी बहुत से मतलब ऐसे अवशेषी अंग हैं जिनका यूज नहीं है, वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। अब आगे चलेंगे हम। भारत का विशाल वन्य बिल्लियों में से किसके बारे में, जो विशाल बिल्ली है, मतलब बड़ी बिल्ली किसे कहा जाता है, जो आजकल विलुप्त हो गई है? चीता को। शायद चीता अब हमारे उसमें है नहीं, एक दो चीते बचे थे वो भी खत्म हो गए। इसे विशाल की वन्य बिल्ली कहते हैं। वो मतलब विशाल मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी बिल्ली, मतलब आप देखोगे तो जो चीता होता है बड़ी बिल्ली जैसा लगता है, उसके जो निशान होते हैं बिल्ली जैसे ही होते हैं, लेकिन उसको बड़ी बिल्ली कह दिया गया है, वो विलुप्त हो गई। और इसको क्या कहा जाता था? चीता। आधुनिक मनुष्य को हाल ही का पूर्वज है क्रो-मैग्नोन मानुस। आधुनिक मनुष्य का पूर्वज कौन है? क्रो-मैग्नोन मानुस। आपको याद है, ये पूछा जा सकता है आपसे। अब आता है आर्क्योटेरिक्स है, क्या है आर्क्योटेरिक्स? ये जुरेसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है, ये बहुत सबसे पुराना पक्षी है। कौन है ये? जुरेसिक युग का सबसे पुराना पक्षी है, ये आपको याद करना पड़ेगा। और आर्क्योटेरिक्स किन वर्गों के प्राणी है? किसके बीच में रखा जाता है इसको? ना तो इसे सरीसृप और ना ही पक्षी, सॉरी थोड़ी सी मेरे गले में प्रॉब्लम है। सरीसृप और पक्षी के बीच की कड़ी को हम आर्क्योटेरिक्स कहते हैं। सरीसृप और पक्षी के बीच की कड़ी को कहा जाता है। और मेमेथ पूर्वज है, हाथी के डायनासोर थे जिसे हम मेसोजोइक सरीसृप कहा जाता था। मेमेथ पूर्वज हैं, हाथी का डायनासोर थे, जो हाथी के डायनासोर थे उन्हें मेसोजोइक सरीसृप कहा जाता है। मेमेथ से आप मेसोजोइक याद कर लोगे, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप एक बार 2 बार मेरी वीडियो देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। डायनासोर रहे हैं, डायनासोर कौन से? मेसोजोइक युग के हैं। कब के हैं डायनासोर? मेसोजोइक युग के। आपको पूछा जा सकता है डायनासोर किस युग के हैं? मेसोजोइक युग के हैं। अब ये है आपका जीव विकास के संदर्भ में कौन सा अनुक्रम सही है? मतलब पहले सैलेमेंटर आएंगे, अजगर आएगा, फिर कंगारू आएगा। ये आपको लगाने के लिए आ सकते हैं। जैव विकास में पहले सबसे पहले सैलेमेंटर का विकास हुआ था, फिर उसके बाद आपका अजगर आया था, फिर उसके बाद कंगारू आए थे। सैलेमेंटर, अजगर, कंगारू आपको याद रखना है। अब देखो हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हम 5th चैप्टर पढ़ा है वनस्पति विज्ञान का वर्गीकरण। मैं आपको इसमें, क्योंकि ये छोटे छोटे 2 चैप्टर थे, एक ही वीडियो में कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगी, जिससे आपको एक वीडियो में आसानी से कंप्लीट हो जाए। जल्दी से जल्दी फिर मैं आपको इनका रिवीजन कराऊंगी और भी वीडियो साइंस की कराऊंगी। आप मेरे साथ सिर्फ साइंस कंप्लीट कर लो, कहीं और से आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही एक्स्ट्रा बुक ना ही कुछ। तो हम चलते हैं आगे। लिटमस किससे प्राप्त होता है? लिटमस हमें लाइकेन से प्राप्त होता है। लिटमस हम किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से प्राप्त होता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, बैक्टीरियाई खोज सबसे पहले किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी। बैक्टीरियाई खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। 2-3 बार आप वीडियो देखोगे आपको याद हो जाएगी। अब आता है ग्रीन हाउस गैस जो है नाइट्रस ऑक्साइड और मेथेन पैदा करने की सबसे अधिक संभावना किस जीव में होती है? जीवाणु में। जीवाणु सबसे ज़्यादा नाइट्रस ऑक्साइड और मेथेन गैस मतलब जो मेथेन गैस है उसे पैदा करता है, उत्पन्न कर सकता है जीवाणु, जो ग्रीन हाउस गैस के कहलाती हैं। नाइट्रस ऑक्साइड और मेथेन गैस है। आगे चलते हैं। सभी सूक्ष्म जीवों में सबसे अधिक अनुकूलित और विविधतापूर्ण, मतलब सबसे ज़्यादा डिफरेंट और अनुकूलित कौन सा है? बैक्टीरिया है, जिसे जीवाणु बोलते हैं। सूक्ष्म जीवों में सबसे अधिक अनुकूलनशील और विविधतापूर्ण कौन है? बैक्टीरिया। हार्मोन आमतौर पर किससे नहीं होते? किसमें नहीं होते हार्मोन? बैक्टीरिया में नहीं पाए जाते हैं। हार्मोन हमें बैक्टीरिया में नहीं पाए जाते, आपको याद रखना पड़ेगा। एड्स वायरस क्या है? एड्स वायरस, ये मैंने 2-3 आपके एग्जाम में देखा है, ये आगे आया है। एड्स से मतलब नॉर्मली पूछा है एड्स का पूरा नाम क्या है, एड्स किस वायरस से फैलता है, ऐसा नहीं पूछा जाता। थोड़ा सा लेवल हाई हो गया है इसलिए ये पूछा जाता है। एड्स वायरस क्या है? एक सूची आरएनए है। क्या है? एक सूची आरएनए है, आपको याद रखना है। एड्स से 1 बन गया। इसमें पूछा 2 है, 4 है, 5 है, ऐसे पूछा जाता है। एड्स वायरस क्या है? एक सूची आरएनए है। 1 मिनट।
सॉरी फ्रेंड्स, कोई आ गया था। हम लोग एड्स का वायरस पढ़ रहे थे। एक सूची आरएनए होता है। अब आगे चलते हैं। विषाणु यानी वायरस में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पाया जाता है। वायरस में क्या पाया जाता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पाया जाता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब सलिकाकार जीवाणु को क्या कहा जाता है? बेसिलस कहा जाता है। सलिकाकार विषाणु जो जीवाणु होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको बेसिलस कहा जाता है। बेसिलस आपको याद रखना पड़ेगा। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो इसे रटना ही पड़ेगा, ऐसे वरना याद नहीं होंगी आपको। प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? वो कवक से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? प्रतिजैविक पेनिसिलिन की जो गोलियां खाते हो आप, जो फीवर वगैरह आ जाता है तब, वो किससे प्राप्त होता है? कवक से प्राप्त होता है। और कवक को ही हम फफूंद भी कहते हैं। ये ऐसे भी आ सकता है। पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? फफूंद से। फफूंद क्या है? कवक है। और इसे इंग्लिश में फंगस बोलते हैं। सिर्फ आपको याद करने के लिए है। आप मतलब ये किसी या तो फफूंद या कवक कुछ भी आ सकता है, आप अपने दिमाग में रखना। अब ये है आपका, एक सेकंड, रोगजनक जीवाणु क्या निश्चित करते हैं? प्रतिजन। क्या निश्चित करते हैं? प्रतिजन। जल विभव सबसे कम किस में होता है? जल विभव सबसे कम किस में होता है? लवणीय मृदा युक्त पादप में। और लवणीय युक्त मृदा पादप कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में पाया जाता है, जहाँ लवण पानी होता है, नमक का पानी पाया जाता है। अब आता है ये मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? एजेंटोवेक्टर। एजेंटोवेक्टर मुक्त जीवी जीवाणु है। आप याद रख लेना इसको। एक दो बार देखोगे खुद में खुद आपको याद हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए फिर भी मैं आपको पढ़ा देती हूँ, कोई भरोसा नहीं कब क्या आ जाए। वह प्रथम जीव कौन सा है जिसने हमारे वायुमंडल में सर्वप्रथम ऑक्सीजन का निष्कासन किया था? कौन सा है? पूछा जा सकता है आपसे। वह प्रथम जीव कौन सा है जिसने हमारे वायुमंडल में सर्वप्रथम ऑक्सीजन का निष्कासन किया था, निकाला था? साइनोबैक्टीरिया। कौन सा है? साइनोबैक्टीरिया। अब आगे चलते हैं हम। जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए साधारणतः किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ये इंपॉर्टेंट है। किस गैस का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन गैस का। जीवाणु जो हमारे शरीर में हानिकारक जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं उनको नष्ट करने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? क्लोरीन गैस का। हाँ, अब ये आता है कौन सी फसल मिट्टी नाइट्रोजनीकरण मिश्रणों का उपजाऊ बनाती है? कौन सी फसल होती है जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है? वो तिलहन होती है। तिलहन की दालें होती है ना सारी, उसमें नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। वायु गुहिका की उपस्थिति किसका अनुकूलन है? जल पादप का। जो जल में पेड़ पौधे पाए जाते हैं उसमें वायु गुहिका की उपस्थिति होती है। वायु कहाँ से जाते हैं? उन्हें वायु लेने के लिए ऊपर उनके जो वो गुहिका होती है, जो थोड़ी डंडी टाइप की निकली होगी, तने टाइप का, वो बाहर निकला होता है, जो जल के पादप होता है, जिससे वो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। उन्हें जल पादप कहते हैं। आगे चलते हैं। मुक्त जीवों में नाइट्रोजन यौगिक सूक्ष्म जीवों का क्या नाम था? राइजोविया। मुक्त जीवी नाइट्रोजन आपको तिलहन से प्राप्त होते थे, उसमें क्या होता है? राइजोविया। आपको तिलहन वाली चीज़ है, तिलहन से हमें क्या प्राप्त होता है या तिलहन में क्या होता है, उसमें क्या होता है? थोड़ा डीपली क्वेश्चन पूछेगा तो पूछा जा सकता है। राइजोविया पाया जाता है। नाइट्रोजनी जो यौगिक होते हैं उसमें राइजोविया पाया जाता है। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस। कौन सा पौधा? यूकेलिप्टस। वह कौन सा पौधा जो अपने भोजन के लिए कीड़ों को पकड़ता है? यूट्रिकुलेरिया। और ये कीट पक्षी पौधा भी है जो अपने कीड़े मकोड़ों को खाकर अपना पेट भरता है। और दूसरा ये यूट्रिकुलेरिया, आपको याद रखना पड़ेगा। आगे चलते हैं। चाय पर जो लाल रंग का कीट होता है, रेड रस्ट कहते हैं, उसका निर्माण कहाँ होता है? कवक में। कहाँ, किससे निर्माण होता है? किसके कारण लगता है? वो कवक से। अमरबेल क्या है? पूर्ण परजीवी है। ये जो अमरबेल है वो किसी और पेड़ पे ही जाके रहती है, और अकेला उसे कोई पेड़ ना मिले तो वो सूख जाएगी, मर जाएगी। वो जो किसी और पेड़ पर डाल दी जाए तो उससे वो अपना भोजन प्राप्त करती है, इसलिए इसे परजीवी कहते हैं। अब आता है शैवाल। लाइकेन क्या है? जो ये सहजीवी है। ये कवक और शैवाल मिक्स होके अपना खाना, जो शैवाल है वो मतलब प्रकाश संश्लेषण क्रिया से भोजन बनाता है, और कवक इसे रहने के लिए जगह देता है शैवाल को, तो ये लाइकेन बन जाता है। ये लोग सहजीवी है। शैवाल और कवक जो है सहजीवी कहलाते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो आगे आप मेरे से पूछ सकते हो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, जूट किस प्रकार की फसल है? पूछा जा सकता है जूट किस प्रकार की फसल है? रेशे वाली फसल है। रेशे व्यापारिक फसल कहा जाता है जूट को। नीम के पेड़ अपनी किस विशेषता के कारण विश्व में ध्यान अपनी ओर आकर्षित है?
नीम के पेड़ में ऐसी कौन सी विशेषता पाई जाती है ये बताया जा रहा है। कीटनाशक का स्रोत देखा होगा आपने, गेहूं को टंकियों में भर के रख देते, गांव में लोग गेहूं की टंकियों में भरते, यहाँ शहर में तो लोग अपना आटा लेके आते हैं, उन्हें ज़रूरत नहीं होती। गेहूं के जो गांव के लोग होते हैं वो मतलब गांव जो टंकी होती है उनमें गेहूं रखते हैं, उसमें नीम की वो डाल देते हैं, नीम की पत्तियों की जो बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती हैं उनको डाल देते हैं, उससे कीटाणु नहीं लगते। कीटनाशक का स्रोत का कारण है, गंदगी और कीटाणु वगैरह उससे मर जाते हैं नीम के पेड़ से। क्यों विकसित है? क्योंकि कीटाणुओं के लिए कभी कभी आपने देखा होगा चेहरे में पिंपल्स वगैरह हो जाती है, नीम की पत्तियों का लेप लगाने से या नीम का फेस वॉश लगाने से भी वो ठीक हो जाते हैं। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ, ये पूछा गया है आपसे, एकेबाना क्या है? एकेबाना क्या है? ये एक प्रकार का जापानी पुष्प व्यवस्था है। ये मतलब कैसे, किस टाइप से इसमें पुष्प बोए जाते हैं, कैसे पुष्प उत्पन्न किए जाते हैं, वो उस प्रकार की व्यवस्था है। टीनिया सोलियम परजीवी किसमें रहता है? ये आंत में पाया जाता है, चाहे तो आदमी की आंत हो या औरत की आंत हो। टीनिया सोलियम परजीवी वही हमारी आंत में ही जीवित रहता है, हमारी आंत से ही भोजन प्राप्त करता है ये। नाना भाई की भट्टी, डबल रोटी बनाते समय हमें खमीर मतलब हीस्ट होता है, उसका यूज क्यों मिलाते हैं हम उसको? डबल रोटी को नरम और स्पंजी, आपने देखा उसे आप टच करते थोड़ी स्पंजी सी लगती है, उसको स्पंजी बनाने के लिए, नरम बनाने के लिए हम हीस्ट या खमीर का यूज करते हैं। हाँ, तो ये ही आपका था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं, ये 2 चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। आप 2 बार मेरी वीडियो देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हो, मैं और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड थैंक यू।